let me record it. So today I have some significant words to discuss with you, जिसमें एक टर्म है एपिक्यूरियनिज्म। ये अगर याद होगा जब कन्फेशन कल मैंने पढ़ाया था तो ये वर्ड वहां पे आया हुआ था। तो व्हाट डू यू मीन बाय एपिक्यूरियनिज्म, हाउ कैन यू डिफाइन इट, या व्हाट डू यू हाउ डू यू टेक दीज वर्ड्स। तो अगर आप इस पर बात करते हैं तो यू फाइंड इट, या व्हाट यू फाइंड कि एपिक्यूरियनिज्म इज अ सिस्टम ऑफ फिलोसफी, या एक सिस्टम है फिलोसफी का, founded around 307 BC based upon the teachings of the ancient Greek philosopher Epicurus। तो जो एक important question बनेगा कि एपिक्यूरियनिज्म या एक फिलॉसफी है या सिस्टम ऑफ फिलोसफी है, जिसको किसने दिया हुआ? ग्रीक फिलोसफर एपिक्यूरस ने दिया हुआ। उन्होंने क्या कहा ये तो अभी बाद में समझेंगे, लेकिन किसने कहा और उनके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? एपिक्यूरियनिज्म रखा गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एपिक्यूरस वाज एन एटॉमिक मटेरियलिस्ट। जो एपिक्यूरस है वो थे, वह एक एटॉमिक मटेरियलिस्ट थे। उनका काम एटॉमिक मटेरियलिस्ट पर था। फॉलोइंग इन द स्टेप्स ऑफ डेमोक्रिटस, his materialism led him to a general attack on superstition and divine intervention। एपिक्यूरस जो थे उनका जो फिलॉसफी था वह एटॉमिक मटेरियलिस्ट थे। वो एटॉमिक मटेरियलिस्ट थे और उन्होंने डेमोक्रिटस के स्टेप्स को फॉलो किया था और उन्होंने मटेरियलिज्म को जो है ज्यादातर तरजीह दिया। और मटेरियलिज्म के थ्रू उन्होंने जो अटैक किया, किस पर अटैक किया? सुपरस्टिशन पर और डिवाइन इंटरवेंशन पर, जो है कि अंधविश्वास की जो बातें होती हैं या कोई ये कि हमारी लाइफ में किसी और का भी रोल है और कोई ईश्वरीय शक्ति है, वो उससे हमें डरना चाहिए, उसके द्वारा बनाए गए नियम को फॉलो करना चाहिए। इसको लेकर के उन्होंने थोड़ा सा जो है कुछ बातें रखी। एपिक्यूरियनिज्म वाज ओरिजिनली अ चैलेंज टू प्लेटोनिज्म। इसने प्लेटोनिज्म को भी चैलेंज किया। लेटर इट्स मेन अपोनेंट बिकेम स्टोइसिज्म। बाद में इसके जो मेन अपोनेंट बने वो स्टोइसिज्म। अगले शीट में हम स्टोइसिज्म पर ही बात करेंगे। बट आपको समझना क्या है कि जो एपिक्यूरियनिज्म है, दिस इज इट्स अ सिस्टम ऑफ फिलॉसफी। इसको ग्रीक फिलोसोफर एपिक्यूरस ने दिया, उनके नाम पर इसका नाम एपिक्यूरियनिज्म रखा गया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एपिक्यूरस जो फिलोसोफर थे उन्होंने इंपॉर्टेंस किसको दिया? एटॉमिक मटेरियलिस्ट को इंपॉर्टेंस दिया उन्होंने, और उसके माध्यम से उन्होंने अटैक किया। किस पर? सुपरस्टिशन पर अटैक किया। डिवाइन इंटरवेंशन का जो कि कोई गॉड है या दैवी शक्ति है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है, इन चीजों पर उन्होंने अटैक किया। और इनके अगेंस्ट में जो आखिर कौन है? स्टोइसिज्म है। एक तरह से आप उनकी बात कर सकते हैं। लेटर इट्स although epicureanism is a form of hedonism, या hedonism का ही एक फॉर्म है, in so far as it declares pleasure to be its sole intrinsic goal। तो सबसे मेन पॉइंट है जो कि कई बार पूछा जा चुका है कि वह कौन सा दर्शन है जो कहता है कि प्लेजर आपको मिलेगा, लेकिन कैसे? इट डिक्लेयर करता है प्लेजर टू बी इट्स सोल इंट्रिंसिक गोल। उसका मात्र एक मकसद है कि खुशी को प्राप्त करना, और यह जो खुशी उसको मिलेगी जो है वह कैसे मिलेगी? एटॉमिक मटेरियलिस्ट से मिलेगी। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस फिलॉसफी। तो इट डिक्लेयर्स प्लेजर टू बी इट्स सोल इंट्रिंसिक गोल, the concept that the absence of pain and fear constitutes the greatest pleasure, and its advocacy of a simple life make it very different from hedonism as colloquially understood। I just want to say, उनका ये कहना था कि आपको खुशी तभी मिलेगी जब आपकी जिंदगी में अब्सेंस हो। किसका अब्सेंस हो? पेन का और फियर का। पेन का और फियर का। अब आप ये बताइए कि अगर पेन और फियर का अब्सेंस है तो ग्रीक ट्रेजेडी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीक ट्रेजेडी में कैथारसिस था, ग्रीक ट्रेजेडी में पिटी था, ग्रीक ट्रेजेडी में फियर था, ग्रीक ट्रेजेडी में मर्डर था, ग्रीक ट्रेजेडी में जो आदमी है डेस्टिनी ही सब कुछ था। तो इसका मतलब कि एपिक्यूरस की नजर में तो ग्रीक ट्रेजेडी आपको कभी खुशियां नहीं दिला सकती है, जबकि जो है अरिस्टोटल कहते हैं कि इफ यू want to get delight, so delight only you can get in that situation when you go with this process। that was the process of the Greek tragic process of life। अगर आप उससे गुजरते तभी आपके जीवन में खुशियां आएंगी।
देखिए, प्लेजर इज अनदर थिंग एंड डिलाइट इज अनदर थिंग। डिलाइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सोल, डिलाइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हार्ट। और जो प्लेजर है यह मटेरियलिस्टिक प्लेजर, आप जिसे कह सकते हैं कि कुछ चीजें आपको मिल गई, दुनियावी भौतिक चीजें, उससे आपको शांति खुशियां मिल गई, शांति नहीं मिलेगी, क्षण भर की खुशियां, जिसको कहा जाता है क्षण भंगुर खुशियां। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना कि एपिक्यूरस जो फिलॉसफी है वह मटेरियलिज्म को, वह लग्जरियस लाइफ को, वही सब चीजों को, और वो कहती है कि जीवन में किसी भी तरह का पेन और फियर नहीं होना चाहिए। अगर पेन और फियर होगा तो आपको प्लेजर नहीं मिलेगा, और वो इस तरह के जीवन की बातें करते हैं। तो खैर जो भी है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा, Epicurus believed that the greatest good was to seek modest, sustainable pleasure in the form of a state of एपोनिया, द absence of bodily pain। एपोनिया इज अ वर्ड उन्होंने यूज किया, जिसका मतलब क्या होता है, absence of bodily pain, कि आपके शरीर को कोई कष्ट ना हो। अब सवाल ये उठता है कि कैसे कष्ट नहीं होगा। अगर कोई आदमी जो है व्रत रख रहा है, या जैसे जो है अप्रैल में अभी जो है जो व्रत 9 दिन का रखा जाता है, या अक्टूबर में जब दशहरा आता है तो जो 9 दिन का व्रत रखा जाता है, अगर आप व्रत रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, तो बॉडी को पेन होगा। उसमें यही तो होता है ना, बॉडी को आपको सेक्रीफाइस करना है। तो वो ये कहते हैं, इस तरह के सिद्धांत पर अगर आप चलते हैं तो एपिकुरस की नजर में क्या है कि ये इससे आपको प्लेजर नहीं मिल रहा। प्लेजर आपको किससे मिलेगा कि आप एसी में रहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलिए, मटेरियलिस्टिक संसाधन सब कुछ मौजूद हो, जो आपकी डिजायर हो वो सारे डिजायर को आप लीजिए। तो उन्होंने कहा कि एपोनिया, द एब्सेंस ऑफ बॉडली पेन का होना चाहिए, थ्रू नॉलेज ऑफ द वर्किंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लिमिटिंग डिजायर। उन्होंने ये भी कहा कि आपको क्या करना है कि एपोनिया को लेके चलना, जिसमें एब्सेंस ऑफ बॉडली पेन हो, नॉलेज वगैरह भी आप सीकिंग करिए, और कहीं कहीं पे अपने डिजायर को लिमिट कर दीजिए। Correspondingly, Epicurus and his followers generally withdrew from politics. It could lead to frustration. और उन्होंने अपना दायरा सीमित रखा, पॉलिटिक्स में उन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका मानना है था कि जो लोग पॉलिटिक्स का या पॉलिटिशियन का हिस्सा बनते हैं, उनके जीवन में फ्रस्ट्रेशन आता है, एम्बिशन आता है, और यह क्या कर देते हैं, आपके माइंड में शांति को नहीं लाने देंगे। तो इससे बेहतर है कि इन दुनियावी चीजों से अपने आप को अलग करिए, लेकिन और चीजों को आप तलाश करते रहिए। फ्यू राइटिंग्स बाय एपिक्यूरस हैव सर्वाइव्ड। अब यहाँ पे और कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यू केम टू नो अबाउट व्हाट यू केम टू नो कि जो एपिक्यूरियन है, या जो एपिक्यूरियनिज्म है, यह एक फिलॉसफी रही है। और यह फिलॉसफी किसके, ग्रीक फिलॉसफर एपिक्यूरस ने दिया हुआ है, जो ये कहते हैं कि आपको एपोनिया में विश्वास करना है। एपोनिया इज अ ग्रीक वर्ड, और एपोनिया क्या होता है, द एब्सेंस ऑफ द बॉडली पेन, जो मैंने सर्किल में रखा है, एब्सेंस ऑफ द बॉडली पेन, उससे आपको अपने आप को बचाना, तब आपको मिलेगा। बाकी और सारी बातें अपनी जगह। थोड़ा थोड़ा दो लाइन नहीं समझना, बहुत ज्यादा नहीं। स्टोइसिज्म इज द स्कूल ऑफ हेलेनिस्टिक फिलॉसफी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्टोइसिज्म किस फिलॉसफी का, हेलेनिस्टिक फिलॉसफी का। स्टोइसिज्म इज अ स्कूल ऑफ हेलेनिस्टिक फिलॉसफी फाउंडेड बाय ज़ीनो। इसको ज़ीनो ने फाउंड किया था, फाउंडेड बाय ज़ीनो ऑफ सिटियम इन एथेंस इन द अर्ली 3rd सेंचुरी बीसी। इट इज अ फिलॉसफी ऑफ पर्सनल वर्च्यू। यह जो फिलॉसफी है किसका महत्व देती है, पर्सनल वर्च्यू को। Ethics informed by its system of logic and its views on the natural world, asserting that the practice of virtue is both necessary and sufficient to achieve eudaimonia, happiness। happiness के लिए जो वर्ड है eudaimonia। तो उन्होंने क्या किया, जो स्टोइसिज्म है यह एक स्कूल ऑफ फिलॉसफी से बिलोंग करता है। उस स्कूल ऑफ फिलॉसफी का क्या नाम है, हेलेनिस्टिक फिलॉसफी। और इस स्कूल ऑफ फिलॉसफी को किसने फाउंडेड किया था, ज़ीनो नाम के फिलॉसफर ने, जो एथेंस के रहने वाले थे। उनका क्या कहना था, उनका ये कहना था कि आपको खुशियां मिलेगी, लेकिन आपके अंदर का जो पर्सनल वर्च्यू, इसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपके अंदर गुडनेस होना चाहिए, आपके अंदर मोरालिटी होना चाहिए, आपके अंदर एथिक्स होना चाहिए, और लॉजिकल वे में भी आप बात करिए, लेकिन इन सब चीजों को आप नकार नहीं कर सकते हैं। और आपको इन सब चीजों को डेवलप करना है, और अपने आप को इतना ज्यादा ये सब नेसेसरी चीजें हैं यूडामिनिया को प्राप्त करने के लिए। यूडामिनिया क्या, हैप्पीनेस और गुड स्पिरिटनेस को प्राप्त करने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि वन फ्लाउरिश्ड बाय लिविंग एन एथिकल लाइफ। उन्होंने कहा कि हमें एथिकल जीवन जो है, ऐसा जीवन जो कि जिसमें एथिक हो, आप कह सकते हैं कि समथिंग मॉरल वैल्यूज, जो उस जीवन को जिया जाए।
The Stoics identified the path of eudaimonia with a life spent practicing virtue. उन्होंने virtue को मान दिया and living in accordance with nature, और नेचुरल लाइफ को उन्होंने ज्यादातर महत्व देने की कोशिश की है। जैसे कि इसके पहले जो आपके थे एपिक्यूरियनिज्म, वहां पे मटेरियलिस्टिक लाइफ था, वहां पे थोड़ा सा उस तरह के, तो उसके अगेंस्ट में स्टोइसिज्म जो है किसको मान देता है, वर्च्यू को। और उसमें बताया भी गया था कि जो आपका एपिक्यूरियनिज्म है उसका अपोनेंट कौन बनेगा, उसका अपोनेंट स्टोइसिज्म बनेगा। अगर वे मटेरियलिस्टिक लाइफ को महत्व देते हैं, वे कहते हैं कि जो है बॉडली पेन का अब्सेंस होना चाहिए, तो उसकी जगह ये किसको महत्व देते हैं, नेचुरल लाइफ को। ये नहीं कहते कि एसी हो, बड़ी सी कार हो और आप क्या करिए कि तमाम तरह की लग्जरियस लाइफ जीजिए, होटल में जाकर के नो नॉट एट ऑल। एक नेचुरल लाइफ जीने की वो बात करते हैं। ये किसका कहना था, स्टोइसिज्म। तो काफी हद तक हम लोगों को समझ में आ ही गया। Alongside Aristotelian ethics, the Stoic tradition forms one of the major founding approaches to virtue ethic। इनमें क्या वर्च्यू एथिक्स इंपॉर्टेंट है, और इनका एक स्लोगन जो है वर्च्यू इज द ओनली गुड। उनका ये कहना था कि आपके अंदर जो वर्च्यू है, जो गुणवत्ता है, जो अच्छे काम आपके अंदर करने की सलाहियत है, उसको आप क्या करिए, बढ़ाइए, वही सबसे बड़ी चीज है, और इसके अलावा कोई चीज कुछ भी नहीं है। तो यू आर गेटिंग द पॉइंट। इसमें सीनेका का भी रहा था, एपिसिथियस का भी, को, लेकिन आपको यहाँ तक समझना जरूरी था ये चीजें, इससे समझ में आ जाएगा कि क्या था। नेक्स्ट वर्ड है हीडोनिज्म। हीडोनिज्म जो है ये क्या है, ये भी फैमिली ऑफ थियरीज है, ऑल ऑफ व्हिच हैव इन कॉमन दैट प्लेजर प्लेज अ सेंट्रल रोल इन देम। और उनका ये कहना था कि ये सब उसी से ही जुड़ा हुआ है, हीडोनिज्म भी कहीं अलग से नहीं है, स्टोइसिज्म और स्टोइसिज्म का ही एक हिस्सा है, उसी फैमिली का एक पार्ट है। और जो इस पर बात करते हैं, प्लेजर प्लेज अ सेंट्रल रोल इन देम, की प्लेजर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल हीडोनिज्म क्लेम्स दैट हम्बल बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, उनका ये कहना था कि ह्यूमन बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय डिजायर टू इंक्रीज प्लेजर। कह रहे हैं कि आपका जो स्वभाव है, जो मानव स्वभाव है, ये किसके द्वारा गवर्न होता है या किसके द्वारा डिटरमिन किया जाता है, आपके डिजायर के द्वारा। जितनी आपकी इच्छा होगी, जितने अंदर आपके अंदर एम्बिशन होगा, उतना ज्यादा आप क्या करेंगे, प्रयास करेंगे चीजों की प्राप्ति के लिए। और जब चीजें आपको प्राप्त होगी तो आपको प्लेजर का एहसास होगा, और ये जब चीजें मिलेंगी तो आपके जीवन से पेन खुद ब खुद जो दूर होगा। जैसे भाई हमें, अगर आप कहते हैं कि हमें, हमारी इच्छा है कि आई हैव टू बी प्रोफेसर, तो अब अगर हमें प्रोफेसर बनना है, ये आप अगर आपकी नजर में इट्स अ नोबल प्रोफेशन एंड यू वांट टू बी अ टीचर, यू वांट टू बी अ प्रोफेसर, देन यू कम टू नो कि आपको उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरा करना पड़ता है। यू हैव टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन, you have to complete your PhD, you have to appear in UGC NET or crack UGC NET examination. In MA, you have to score more than 55% or 55%. So these things you have to, इसके लिए आपने क्या किया, पहले एक डिजायर आपके अंदर आई, उस डिजायर की पूर्ति के लिए आपने उस दिशा में कार्य किया। जैसे जैसे आपको सफलता मिलती जाती, खुशियां आपकी लाइफ में आती जाती है, और जब तक नहीं मिलती आप उसके लिए लगे रहते हैं। पेन तो रहता ही है, बॉडी पेन तो चलता ही रहता है, लेकिन आपको जो है जैसे जैसे वो चीजें अचीव होती है तो खुशियां आती हैं, एंड देन यू कम टू नो अबाउट दिस थिंग्स कि हाँ ये चीजें हैं। तो हीरोइनिज्म क्या है, यह जो है आपके स्टोइसिज्म का एक पार्ट है, अलग से कुछ वो नहीं है। और इनका कहना है कि आपके अंदर डिजायर है, और यही डिजायर जो है आपके ह्यूमन बिहेवियर को क्या करती है, डिटरमाइन करती है, आपका डिजायर। और जो है जो खुशियां है, ये आपके डिजायर पर डिपेंड करती है। जिस चीज को भी पाने की आपकी शिद्दत होती है, इच्छा होती है, उसके बाद आप शिद्दत से डिवोटेड होते हैं, यू डू समथिंग एक्स्ट्रा, तो वो चीजें आपको उसमें करती है। फिर कह रहे हैं नॉर्मेटिव और एथिकल हेडोनिज्म ऑन द अदर हैंड इज नॉट अबाउट हाउ ह्यूमंस एक्चुअली एक्ट बट हाउ ह्यूमंस शुड एक्ट। उन्होंने ये कहा कि इनका ये नहीं है कि ह्यूमन जो है कैसा करते हैं, बल्कि उनकी नजर में ये है कि ह्यूमन को कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या रास्ता एडॉप्ट करें कि दे विल बी एबल टू गेट प्लेजर। पीपल शुड परसू प्लेजर एंड एवॉइड पेन। उनका एक स्लोगन था, बस यही था कि पीपल शुड परसू प्लेजर, आदमी को खुशियों की प्राप्ति के लिए तैयार रहना चाहिए
और अगर उनके जीवन में कोई पेन आता तो उसे एवॉइड करते रहना चाहिए। उस पेन को लेकर के ना सोचने लगे कि अरे मुझे तो इस काम को करने में कष्ट सहना पड़ रहा है, खुशियां नहीं मिल रही है। कुल मिला करके वही चीजें की जो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो अगर तुम कर्म कर रहे हो तो तुम्हें पेन होगा और एक समय तुम्हें फल की प्राप्ति भी होगी। वही इन्होंने भी कहा कि यू मस्ट डू योर वर्क, डोंट थिंक अबाउट कि व्हाट द रिजल्ट विल कम। आपको एक दिशा में काम करते रहना है। Axiological hedonism, which is sometimes treated a part of ethical hedonism. अब उसमें और आगे कुछ नहीं, we ultimately came to know कि क्या वो कहना चाहते हैं। और there is a word sensory pleasure that is related to our senses. नेक्स्ट है एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड इसी से जुड़ा है। एब्सर्डिटी जो होता है यह स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली अनरीजनेबल, बहुत ही बड़ा मीनिंगलेस, कई बार पूछा जा चुका है। एब्सर्डिटी एक ऐसा सिचुएशन होता है या स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग होता है जब पीपल अनरीजनेबल हो जाते हैं, जब पीपल मीनिंगलेस हो जाते हैं और वे जो भी बातें करते हैं वे इरेशनल होता है, वे चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं, चीजें मीनिंगलेस होती हैं, अनएक्सप्लेनेबल होता है, इलॉजिकल होता है। तो ये सारी की सारी चीजें किसकी खासियत होती है? एब्सर्डिटी की खासियत होती है। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी इज अ स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग। और कौन सा स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग? एक्सट्रीमली, किसी भी चीज के प्रति जहां पे आपका तर्क ना चले, जहां पे आपको किसी चीज में मीनिंग, मतलब आप फ्रूटलेस बातें करें, मीनिंगलेस बातें करें, अनरीजनेबल बातें करें, इलॉजिकल बातें करें, इरेशनल बातें करें एंड डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली जो है, तो ये चीजें आती है। फिर आगे उन्होंने कहा एब्सर्ड इज एन एडजेक्टिव यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एब्सर्डिटी, यानी कि एब्सर्ड जो है एक एडजेक्टिव है जो एब्सर्डिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। टाइलर एंड द बॉयज लाफ्ड एट द एब्सर्ड सिचुएशन। एब्सर्ड सिचुएशन, मीनिंगलेस सिचुएशन, आपको उसमें समझ में आ ही रहा है कि वो जो है मीनिंगलेस सिचुएशन को लेकर क्या है। इट डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एब्सर्डम, करें कि यह आया हुआ है लैटिन वर्ड एब्सर्डम से, ABSURDOM। इट डिराइव्ड, यह आया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड, और कहां से लैटिन वर्ड? लैटिन वर्ड एब्सर्डम से आया, मीनिंग आउट ऑफ ट्यून। यह चीजें क्या हो गई? आउट ऑफ ट्यून हो गया। तो ये जो है, तो यही क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि ये वर्ड कहां से आया? लैटिन वर्ड एब्सर्डम से आया, जिसका मतलब क्या होता है? आउट ऑफ ट्यून। आउट ऑफ ट्यून का मतलब जिसमें कोई लय नहीं है, कोई सुर नहीं है, कोई ताल नहीं है, कोई कोहेरेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, सब इलॉजिकल अनसिस्टमेटिक ढंग से सारी बातें रखी जा रही है, और इसीलिए उसको कौन सा नाम दिया गया? इरेशनल। द लैटिन सर्डस मीन्स डीप। लैटिन में एक शब्द होता है सर्डस, उसका मतलब डीप होता है, बहरा, इंप्लाइंग स्टुपिडिटी, जो मूर्खता को भी इंडिकेट करता है। एब्सर्डिटी इज कंट्रास्टेड विद बीइंग रियलिस्टिक। एब्सर्डिटी जो है में कोई रियलिस्टिक नहीं होता, ना ही कोई रीजनेबल चीजें होती है, सब हवा हवाई बातें होती है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड खास करके जो है वेटिंग फॉर गोडो, एंड गेम, द बर्थडे पार्टी, ये सारे ड्रामा उसी पर आधारित है। In general uses, absurdity may be synonyms with fanciful, foolish, bizarre, wild और nonsense चीजों के लिए भी यूज किया जाता है। In specialized uses, absurdity is related to extremes in bad reasoning or pointless. Bad reasoning के लिए, pointless चीजों के लिए, in reasoning, ridiculous चीजों के लिए है उसका जो है। तो ये पूरा वही बता रहा है जो ऊपर का डिस्कस किया गया कि एब्सर्डिटी लैटिन वर्ड एब्सर्डम से आया, जिसका मतलब आउट ऑफ ट्यून है। इस वजह से चीजें इरेशनल, इलॉजिकल, मीनिंगलेस, फ्रूटलेस, अनएक्सप्लेनेबल, कॉम्प्लिकेटेड एंड समथिंग जो है रिडिक्यूल सिचुएशन उसमें ऊपर होता, पॉइंटलेसनेस हो जाती है। यू वी नॉट टेकिंग एनीथिंग सीरियसली, सो दिस वाज द एब्सर्डिटी और एब्सर्डिज्म। नेक्स्ट वर्ड है मिस्टिसिज्म। इसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मिस्टिसिज्म जो है वर्ड्सवर्थ की पोयम में जो है मिस्टिसिज्म के लिए कहा ही जाता है कि टू बिलीव इन अनबिलीवेबल थिंग्स, एक ऐसी चीज जो विश्वास करने लायक ना चीज हो फिर भी हम उसमें विश्वास करें, जिसको रहस्यवाद कहा जाता है। तो मिस्टिसिज्म इज पॉपुलरली नोन एज बिकमिंग एज वन विद गॉड और द एब्सोल्यूट। जब कोई आदमी, कोई बंदा, कोई ईश्वर, कोई भक्त अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ दे, ईश्वर की सत्ता या उसकी बातें करे, उसके रूप की बातें करे, उसके रंग की बातें करे, और ये कहे कि कोई है शक्ति या कोई एक और भी चलाती है, तो उस इस तरह की बातें और उससे अपना संबंध जोड़ना, क्योंकि जो ईश्वर है
वो उसे हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें उसका एहसास होता है चाँद के निकलने से, सूरज के डूबने से, हवाओं के चलने से। तमाम मखलूक प्राणियां जिसको सुबह शाम खाना देने वाला, पानी देने वाला, पूरे निजाम को चलाने वाला वो ईश्वर है, जिसके लिए फाइट ब्यूटी लिखा गया पोयम जी.एम. हॉपकिंस के द्वारा। तो ग्लोरी बी टू गॉड फॉर डेफिनेट थिंग्स जो लाइन आता है, तो जब आप इस तरह की बातें करते हैं जिसका मतलब कि आप मिस्टिक हो रहे हैं। और मिस्टिक पोयम में 2 पोयम तो मैं आपको बहुत मतलब कहूंगा आपको पढ़ना चाहिए। बहुत छोटा छोटा लिरिक है, द लैम एंड द टाइगर। जब वो पहली लाइन में कहता है कि लिटिल लैम हु मेड दी, लिटिल लैम हु मेड दी, डास्ट डाउन हु मेड दी, गिव दी लाइफ एंड बीट द फीट बाय द स्टीम एंड ओवर द मीट, गिव दी सच अ टेंडर वॉइस मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस। तो उसमें मिस्टिसिज्म अपने स्वभाव पर ऐसी इन द टाइगर को लेकर टर्निंग नहीं, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड आई कुड फ्रेम दाई फीयरफुल सिमेट्री। तो यू विल कम टू नो कि उसमें मिस्टिसिज्म जो है बहुत एब्सोल्यूट है। वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है, खासकर टिंटर एबे में, जब वो कहते हैं कि जो है राइजिंग ऑफ द सन है, गर्गलिंग साउंड ऑफ द रिवर है, क्लाइंबिंग ऑफ द मून है, इसके पीछे कोई पावर है, कोई सत्ता जो उसे चला रही है। तो वह क्या है, दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी उसमें वर्ड्सवर्थ का यकीन है। वर्ड्सवर्थ जब बात करते हैं द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, और उसमें वो कहते हैं कि वी आर ओनली अर्निंग मनी एंड स्पेंडिंग मनी, वी डोंट हैव टाइम टू बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो नेचर की ब्यूटी जो है वह मिस्टिकल है, उन सब चीजों को समझना है। तो ये चीजें जो है आपको क्या ले जाती है, मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद। गीता तो इसका बहुत ही परफेक्ट किताब है समझने के लिए। बट वी रिफर टू एनी काइंड ऑफ एक्सटेसी, और ये एक ऐसा एक्सटेसी जॉय को आर एल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शसनेस which is given a religious और spiritual meaning, और उसमें हम religious या spiritual meaning ढूंढने की कोशिश करते हैं। It may also refer to the attainment of insight in ultimate or hidden truth, और बहुत सारा ऐसा ट्रूथ जो हिडन होता है, जो पर्दे के पीछे होता है, उसको हम समझते हैं और उसको हम ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं और अपने एक्सपीरियंस से उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो एक ऐसी पार या हिडन ट्रूथ दैट इज बिहाइंड द कर्टन दैट वी डोंट नो बट वी ट्राई टू रिवील इट, we use some words, we try to define, such a process is known as mysticism. इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, mysticism। या विलियम ब्लेक, जागृति राइटिंग विलियम ब्लेक। नाउ टुडेस का लास्ट जो है आज मेटाफिजिक्स आपने पढ़ाई है, बियॉन्ड फिजिक्स, यह भी ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है दैट स्टडीज द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, जिसमें फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी की बात की जाती है। और इसमें जो फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी है, उसके एग्जिस्टेंस को, आइडेंटिटी को, स्पेस, टाइम, कॉज, इफेक्ट, ऑल दिस थिंग्स यू कम टू नो। और जो मेटाफिजिक्स है, इसको समझने के लिए जॉन डन, उनका पोयम, उन्होंने बताया कि मेटा मींस बियॉन्ड फिजिक्स, माने फिजिकल वर्ल्ड, जो फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड हो वो आपका मेटाफिजिक है। और फिजिकल वर्ल्ड से क्या बियॉन्ड है, द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड व्हिच वी सी विद आवर ओपन आई, इट्स ओनली फिजिक्स, but which we don't see with our open eye, which is beyond to see open eye, which is beyond to see open eye, but that is seen through the eyes of soul, that is seen through the eyes of heart। जैसे भी मिस्टिसिज्म की बात हो रही थी, if I talk about life, if I talk about death, if I talk about God, if I talk about heaven, hell, life after death, if we talk about these things, if we talk about something planet, its movement, repetition, और उसके बाद अर्थक्वेक का, if you talk about floods, tsunami, उसका क्या चक्कर है, why do these things happen, why do these things come, and how do these things happen। so इसका मतलब आप बियॉन्ड फिजिक्स की बात कर रहे हैं। और ये पूरा जो है मेटाफिजिक्स इज कंसीडर्ड वन ऑफ द 4 मेन ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी विद एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक एंड एथिक्स। जो कह रहे हैं कि 3 ब्रांचेस तो एपिस्टेमोलॉजी हो गई, एक लॉजिक हो गया, एक एथिक्स हो गया, इसी तरह से एक और ब्रांच मेटाफिजिक्स का भी। फिलॉसफी के 4 ब्रांचेस हैं। It include questions about the nature of conscience, या कैसे क्वेश्चन पूछता है नेचर ऑफ कंसाइंस से रिलेटेड, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड मैटर। इसमें तर्क भी होता है और मैटर, जो भी तर्क होता है, मैटर का मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसे हम देखते हैं, लेकिन वे उससे रिलेटेड तर्क के माध्यम से उसको कहने की कोशिश करें। इसीलिए जानवर की पोयम आप देखिएगा, एक वर्ड है सेंसिबिलिटी, फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन, फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन, यू गेट दैट थिंग। तो सब्सटेंस है, एट्रीब्यूट है, पोटेंशियलिटी है, एक्चुअलिटी है। मेटाफिजिक्स स्टडीज क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट इट इज फॉर समथिंग टू एग्जिस्ट एंड व्हाट टाइप्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर देयर। जो चीज एग्जिस्ट कर रही हो और उनका एग्जिस्टेंस किस तरह का है। मेटाफिजिक्स सीक्स टू आंसर इन एन एब्स्ट्रैक्ट
and a fully general manner the question of what is it that exists and what it is like. ये क्या चीजें जो एग्जिस्ट करती है और ये कैसे एग्जिस्ट करती है, इनका रूप क्या है, इनका रंग क्या है। तो कुल मिला करके if you go with the poem of John Donne, if you have read metaphysical poetry, if you come to you will come to know it's also a branch of philosophy जिसमें सोल की बातें, गॉड की बातें, जिसमें लाइफ आफ्टर डेथ की बातें, जिसमें माइंड और मैटर की बातें होती है, जिसमें सारी चीजों को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जानने की कोशिश की जाती है। और ये कहा जाता है व्हाट इज दैट एग्जिस्ट, बट व्हाट इज इट दैट एग्जिस्ट, ये कौन सी चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं और उनका रूप क्या है। अगर हमसे कोई पूछा जाए कि क्या गॉड का एग्जिस्टेंस है, तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं वी आर बिलीव इन गॉड, हम कहेंगे यस गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि मेरा एग्जिस्टेंस इसलिए क्योंकि गॉड का एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब आई एम द पार्ट ऑफ गॉड, गॉड इज नॉट द पार्ट ऑफ मी। गॉड मेरा हिस्सा नहीं है, मैं ईश्वर का हिस्सा हूँ। तो जब आप ऐसी बातें करते हैं तो यहाँ पे माइंड तो काम कर रहा है, लेकिन मैटर कहाँ से आएगा, इस चीज को बताने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ मेटाफिजिक चीजों का एग्जांपल लेंगे, द मून का, द स्टार का, उसका अपना आना का, जाने का, चेंजिंग ऑफ द साइकिल का, जो सीजन का चेंज होता है, गर्मी का होना, धूप का होना, बरसात का होना, ठंड का आना, कि कोई एक पार है वो जिसको लोग नेचर कहते हैं, जिसको लोग आदि शक्ति कहते हैं, जिसको लोग परमपिता परमेश्वर कहते हैं, तमाम चीजें, उसका रूप तो नहीं है, लेकिन उसको हम इन तमाम तत्व के माध्यम से समझ सकते हैं। So I think now you came to know about this particular thing, this particular keywords के बारे में आपने किया। And thanks for joining Krish, Madhuri, Manju, Jagriti, Ishika, Shweta, and Manvi, I think, Mansavi, something. Thanks to all. Thanks to all of you. Yeah, Manasvi. Thanks. So we will meet maybe tomorrow, अगर नहीं तो फिर आगे की क्लास में उस पे करेंगे। कुछ वर्ड से जो मेरी तरफ से लगा था इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार डिस्कस करना था, तो आई हैव ठीक। ओके, थैंक यू।